गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने इतिहास के बारे में, इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं उसके बारे में अध्ययन किया। इतिहास के विभिन्न स्रोतों को दो भागों में बांटा, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इनका अध्ययन करने के पश्चात हम नेक्स्ट जो देखते हैं इतिहास के इस चैप्टर में, वो है वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। भारत ने प्राचीन काल में क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से धर्म, दर्शन, समाज आदि ही उत्कृष्ट रहे हैं, इसलिए भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता था। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु माना जाता था और आर्थिक समृद्धता के कारण भारत की आर्थिक, यानी भारत में किसी चीज की कमी नहीं थी, इस वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। विश्व गुरु और फिर उसके बाद में भारतीय जो वैदिक धर्म था उसमें कुछ कुरीतियां आ गई और उन कुरीतियों की वजह से भारत में जो विश्व गुरु का दर्जा था, ये भारत है विश्व गुरु के लायक नहीं रहा। लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत को वापस विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का प्रयास किया और वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। आर्थिक समृद्धता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके अलावा हम बात करें भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, उसमें नैतिक आचरण और सामाजिक जो संस्कृति है, मानवीय संस्कृति है, नैतिक आचरण और मानवीय संस्कृति, ये प्राचीन भारत के मूल आधार रहे हैं। नैतिक आचरण अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत को भारत माता के रूप में माना गया है। भारत को भारत माता के रूप में माना गया है और संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्वीकार किया गया है। संपूर्ण विश्व परिवार के रूप में स्वीकार किया गया है। संपूर्ण मानव के कल्याण के हित हेतु भारत ने हमेशा से ही, प्राचीन काल से ही संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए प्रयास किया है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो वाक्य है उसको चरितार्थ किया है। संपूर्ण मानव कल्याण, अगर हम मौर्य सम्राट अशोक का काल देखें तो सम्राट अशोक ने भी मानव कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। तो इस प्रकार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात मानव, संपूर्ण पृथ्वी का जो मानव है वो सुखी रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीयों ने कार्य किया। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट है। फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे भारतीय संस्कृति। ये जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, इसका विश्व के और देशों में किस तरह से प्रसार हुआ, किस तरह से संचार हुआ। जो भारतीय लोग थे वो भारत में ही नहीं, भारतीय संस्कृति भारत के बाहर यानी अन्य देशों में भी ये फैली, दूसरे देशों में भी गई भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार या प्रसार। भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। तो जो भारतीय लोग थे वो व्यापार के लिए और अन्य कारणों की वजह से दूसरे देशों में
गए और वहाँ पर भारतीय संस्कृति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ये सांस्कृतिक विनिमय, ये संचार, इसमें जो भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हुआ उसको सांस्कृतिक विनिमय कहा गया। तो इस तरह से ये सांस्कृतिक विनिमय है प्राचीन काल से ही हुआ है। और भारत का इतिहास, भारत का जो इतिहास है, भारतीय इतिहास और संस्कृति, इतिहास व संस्कृति प्राचीन काल से ही गौरवमयी रही है, गौरवमयी रही है। भारतीय इतिहास और संस्कृति प्राचीन काल से गौरवमयी रही है। इसने विश्व को गौरवान्वित किया है। और उत्खनन और पुरावशेष, उत्खनन व पुरावशेष से भी हमें इन बातों की जानकारी मिलती है। हमने सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बारे में भी देखा, तो उसमें सिंधु कई अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं धर्म दर्शन के बारे में। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इससे आगे हम देखते हैं कि चीन की दीवार, यानी बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए चीन ने एक विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। और एकमात्र जो चीज है जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है वो है चीन की दीवार। चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर, चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ है। और ये जो वाक्य है वो भी इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति का विस्तार है वो विश्व में कहाँ हुआ। तो इस संस्कृत जो भाषा है उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है कि यक्षों से परमेश्वर हमारी रक्षा करे। इसका जो अर्थ है, भावार्थ है, वो संस्कृत में जो लिखा हुआ उसका अर्थ है कि यक्षों से परमेश्वर हमारी रक्षा करे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भारत में संस्कृत भाषा का महत्व था वो संस्कृत भाषा चीन में भी थी और चीन के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। इस बात का ही प्रमाण देता है ये वाक्य, क्योंकि पूर्णों के आक्रमण, मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए चीन के लोगों ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। विशाल दीवार है चीन की जिसका निर्माण हुआ चीन में और ये संस्कृत भाषा में ये वाक्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति है उसके बारे में, इतिहासकार कुछ विद्वान है, यूरोपीय विद्वान है, कुछ भारतीय विद्वान है, उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में अपने मत रखे। सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है म्यूर जो उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में म्यूर ने लिखा कि भारत की जो सौंदर्य है, भारत के सौंदर्य की भव्यता, उसकी विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन में, भारत की सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन में विश्व के, यानी विश्व भारत के सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की दुनिया में बराबरी नहीं है। ये वाक्य कहा था म्यूर ने। म्यूर कहता है कि भारतीय जो सौंदर्य की भव्यता है उसमें विविधता और उसमें अनेक विविधताएं हैं भारत में, वो विविधताएं और अनेक प्रकार की, लाखों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। वनस्पति के उत्पादन में दुनिया में कोई स्थानी नहीं है, उसका मुकाबला करने वाला नहीं है। ये बात कही है यूरोपीय विद्वान म्यूर ने। उसके बाद में सर वाल्टर रेले ने भी भारतीय संस्कृति के बारे में कहा कि प्रथम मानव प्राणी का जो विकास है वो भारत में हुआ। सर वाल्टर रेले है वो कहते हैं कि प्रथम मानव प्राणी है उसका जन्म भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें हुआ था, भारत खंड में प्रथम जो प्राणी है उसका मानव प्राणी। उसके बाद में कर्नल अल्काट
की परिभाषा पहले भी आ चुकी है कि इसने कर्नल अलकार्ट ने कहा कि विश्व में मानव संस्कृति का विकास भारतवर्ष में हुआ। ये सबसे पहले अलकार्ट कहते हैं कि मानव संस्कृति का विकास की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले भारतवर्ष में हुई। ये परिभाषा पहले भी आ चुकी है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कर्नल अलकार्ट के बाद में वाल्टेर फ्रांसीसी जो दार्शनिक है वो कर्नल वाल्टेर फ्रांसीसी दार्शनिक फ्रांसीसी फिलोसोफर वोल्टेर को एक ऋग्वेद की प्रति भेंट की गई। वोल्टेर को ऋग्वेद की प्रति भेंट की गई और इस प्रति को भेंट करने के बाद में वोल्टेर ने कहा कि जो पश्चिम है वो पूर्व का ऋणी रहेगा हमेशा। पश्चिम पूर्व का ऋणी रहेगा। यानी उन्होंने ऋग्वेद को एक अमूल्य भेंट बताया और इस अमूल्य भेंट को प्राप्त करने उन्होंने कहा, उनके जो वाक्य थे उद्गार थे, जब वाल्टेर को ऋग्वेद की प्रति भेंट की गई तो उनके जो उद्गार थे, उनके वाक्य थे, उनके हृदय से जो वाक्य निकले वो ये थे कि यह देन इतनी अमूल्य है कि पश्चिम है वो पूर्व का हमेशा ऋणी रहेगा। यानी वेदों में जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान को अमूल्य माना वोल्टेर फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेर ने, और उन्होंने पश्चिम को पूर्व का ऋणी बताया। यानी पूर्व का मतलब भारत से है यहाँ पे। फिर आती है मैक्स मूलर की बात। मैक्स मूलर कहता है कि बुद्धि की परिपूर्णता, शक्ति की चरम सीमा और गूढ़ रहस्यों का विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ भारत में संभव है। ये बात कही मैक्स मूलर। जो यूरोपीय विद्वान मैक्स मूलर है वो कहते हैं कि ये सब चीजें हैं, बुद्धि की परिपूर्णता, शक्ति की चरम सीमा और गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण, यानी उनका समाधान सिर्फ और सिर्फ भारत में ही संभव है, अन्य कहीं पे भी संभव नहीं है। इसके बाद में मैक्स मूलर ने ही कहा कि पेरू देश दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है पेरू देश, और दक्षिणी अमेरिका में वर्तमान में भी भारतीय लोग रहते हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, और वर्तमान में भी आज भी वहां पर रामनवमी और विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राम और विष्णु की पूजा की जाती है यहाँ पे। तो भारतीय संस्कृति का प्रसार है वो भारत प्रायद्वीप में ही नहीं बल्कि ये अन्य जो यूरोपीय देश है, अमेरिका महाद्वीप है, उसमें भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद में ये एक बात को बताते हैं मैक्स मूलर कि यहाँ जो दक्षिण अमेरिका के लोग हैं अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, यानी राम है वो सूर्यवंशी थे, और इस वजह से ये लोग रामनवमी और विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं। फिर हम बात करते हैं अग्नि पुराण की। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है, यानी जो अग्नि पुराण है उसमें भारत को जम्बू द्वीप बताया गया है। पेरू जो देश है दक्षिण अमेरिका, वहाँ के लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, और वो जो भी वैदिक धर्म हिंदू धर्म के त्योहार है वो त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है, व्यापार है, सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है व्यापार की वजह से भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार हुआ, और यहाँ के लोग व्यापार करने के लिए अन्य देशों में गए और वहाँ पर भारतीय संस्कृति का विस्तार किया, फैलाया और वहाँ जाके रहने लगे। इसके अलावा भी अन्य जो देश है, पड़ोसी देश है, वहाँ भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। समुद्र पार के जो देश थे, समुद्र पार यानी भारत से समुद्र के अलावा जो देश थे उनको द्वीपांतर कहा गया है। समुद्र पार के देशों को
द्वीपांतर कहा गया। इसके अलावा हम बात करें द्वीपांतर का मतलब यह है कि भारत के ही अंग थे और इनको नवद्वीप के नाम से जाना जाता था। जावा, सुमात्रा, मलाया, जम्मू, कंबोडिया, मालदीव, बहुत सारे लगभग 9 द्वीप हैं और ये द्वीपांतर जाने जाते थे। इसके बाद में है अल मसूदी। ये अरबी यात्री है। हमने पढ़ा था भारतीय संस्कृति को या भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, उसमें हमने अरबी स्रोत के बारे में भी, अरबी जो है लेखक उनके बारे में पढ़ा। तो अरबी लेखक है अल मसूदी और अल मसूदी ने पुस्तक लिखी थी मिडास ऑफ गोल्ड। मिडास ऑफ गोल्ड। तो मिडास ऑफ गोल्ड है, उसमें मिडास ऑफ गोल्ड में अल मसूदी कहता है कि भारतीय लोग हैं, उनका शासन है, भारतीयों का प्रशासन, भारतीयों का प्रशासन समुद्र और थल दोनों पर था। अल मसूदी मानता है कि उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारतीय लोगों का अधिकार है, शासन है, वो समुद्र, भारत के आसपास का जो समुद्र है उस पे और स्थल है उस पर, यानी दोनों पर अधिकार था। तो ये भारतीय संस्कृति का विस्तार है। भारतीय यानी भारत का जो क्षेत्र है उसके अलावा समुद्र में और समुद्र के अलावा जो आसपास का स्थलीय क्षेत्र है उस पर भी भारतीय संस्कृति या भारतीय लोग रहते थे। इसके अलावा हम बात करें तो शक्तिशाली जलियांों में बैठ करके ये जो लोग थे व्यापार के उद्देश्य से बड़े बड़े शक्तिशाली जलियांों में बैठ करके यात्राएं करते थे। और ये जैसे ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, ब्रह्मदेश, शाम, इसको बर्मा या म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, तो आदि ये देश थे। इन देशों की यात्राएं करते थे बड़े बड़े जहाजों या जलयानों में बैठ करके ये लोग जापान, बोर्नियो, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की ये लोग यात्राएं करते थे। इस तरह से अन्य देशों में और कई ऐसे जो देश है, वर्तमान में कई देश ऐसे हैं, पड़ोसी देश ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग आज भी रहते हैं और वो अपना जो नाम वगैरह है, खुद का नाम है, वो भारतीयों से संबंधित मिलता है। फिर हम बात करें कि जो हिमालय के उत्तर की जो शाखा है, हिमालय के उत्तर में यहाँ पर मंगोलिया, चीन, तिब्बत, मंचूरिया, सियान, साइबेरिया, तो यहाँ पर ये हिमालय और हिमालय के जो उत्तर में यहाँ का ये जो क्षेत्र है, यहाँ भी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। ये हिमालय के उत्तर में भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ भी आगे हम पढ़ते हैं कि भारतीयों की एक शाखा ये उत्तर में और एक शाखा है वो पश्चिम में, एक शाखा पश्चिम में दी गई, यानी अलग अलग दो शाखाओं में हम बात करते हैं। ये हिमालय के उत्तर में एक शाखा गई जहाँ पे मंगोलिया, सियान, चीन, तिब्बत, मंचूरिया आदि देश है, और एक है यहाँ पे पश्चिम में भी जो है भारतीयों की एक शाखा स्थापित हुई और यहाँ के देशों में लोग बस गए। जैसे हम बात करें गांधार,
पर्सिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान आदि जो देश थे ये पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, वहां पर भारतीय लोग गए और अपनी शाखाएं स्थापित की। कौंडिन्य नाम का एक जो वीर था, कौंडिन्य नामक जो वीर है उसने फूनान संस्कृति का विकास किया। फूनान संस्कृति जो है उसका विकास है, फूनान संस्कृति का विकास किया कौंडिन्य ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, तो कुछ और भी लोग थे जो अन्य देशों में गए। जैसे हम बात करें श्री विजय, इसने सुमात्रा में जाकर के भारतीय संस्कृति, श्री विजय ने सुमात्रा जाकर के भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। कौंडिन्य ने फूनान संस्कृति का विकास किया और यहाँ पर फूनान संस्कृति यानी ये फूनान है, कौंडिन्य भारतीय वीर है और वहां जाकर के इसने फूनान संस्कृति का विकास किया। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार फूनान संस्कृति के नाम से कौंडिन्य ने किया, श्री विजय ने सुमात्रा। इसके अलावा अश्ववर्मन है, वो अश्ववर्मन ये बोर्नियो गया, बोर्नियो जाकर के इसने बोर्नियो में भारतीय संस्कृति का विकास किया। कौंडिन्य ने फूनान संस्कृति का, श्री विजय सुमात्रा, और जो इस भारतीयों की दो शाखाएं, एक शाखा उत्तर में गई चीन, क्यार, मंचूरिया, सिक्किम, तो ये उत्तर में है, एक शाखा उत्तर में और एक शाखा है वो है पश्चिम में, हिमालय के उत्तर में। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन सभी ये जो लोग थे इन्होंने भारतीय दर्शन विज्ञान, इन जितने भी लोग भारत से बाहर गए उन्होंने भारतीय दर्शन विज्ञान, गणित, धर्म, ज्योतिष, स्थापत्य कला आदि है उसका विस्तार या उसका प्रचार प्रसार किया। भारतीय संस्कृति का युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक आदि जो ज्ञान था उसका प्रचार किया, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा जो देश है वहां पर वर्तमान में जो वर्ष की जो गणना की जाती है वो शक संवत पर आधारित है। जावा में शक संवत पर आधारित कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है जावा। इस तरह से बहुत से जो देश है उन्होंने भारतीय संस्कृति है, बोरोबुदुर जो जगह है या यहाँ पर जावा में बौद्ध व विष्णु मंदिर भी स्थित है। तो ये बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत से हुई और विष्णु मंदिर है ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसके अलावा बोरोबुदुर जो मंदिर है वहां पर भी बौद्ध मंदिर है यहाँ पे। इसके अलावा एक है अंगकोर वाट, कंबोडिया में है अंगकोर वाट, ये कंबोडिया में है मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा अंगकोर वाट का मंदिर है, हिंदू मंदिर है, कंबोडिया में है। तो ये भारतीय संस्कृति है या जो धर्म है उसकी विशेषता है। इसके अलावा चंपा, बांग्लादेश, वो सारे जो देश है, कलिंग है, चंपा, बांग्लादेश, कलिंग आदि जो देश है वहाँ पर जो
राम या राम वर्मा, ये जो शब्द है उनके नाम में मिलते हैं। तो ये भारतीय जो शब्द है या भारतीय संस्कृति है उसकी पहचान है। राम या राम वर्मा जो ये शब्द अपने नाम में लिखते हैं वही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो बहुत से देश है वहाँ पर भारतीय वीरों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। तो इस तरह से भारतीय ही नहीं, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बारे में जो प्रसिद्ध कवि इकबाल है उन्होंने बात कही भारतीय संस्कृति के बारे में। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से। भारतीय संस्कृति के बारे में जो प्रसिद्ध कवि इकबाल है, इकबाल के बारे में बात कही गई। इकबाल इन्होंने बात कही थी कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात ऐसी है कि हिंदी मिटती नहीं हमारी। तो ये भारतीय संस्कृति है, ये प्राचीन हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति अमिट है, अब तक जीवित है। अनेक संस्कृतियां यूनान मिस्र रोम सब संस्कृतियां भारतीय संस्कृति के बाद में आई और अब तक विलुप्त के कगार पे है या विलुप्त हो चुकी है, लेकिन भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से चली आ रही है। अब भी भारतीय संस्कृति जीवित है, भारत में नहीं विश्व के अन्य देशों में भी भारतीय संस्कृति विद्यमान है। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो है भारत में नाविक शक्ति। तो हम इसमें भारतीय संस्कृति का जो संचार है विश्व के अन्य देशों में भी हुआ भारतीय लोगों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति हम बात करें कोलंबस की बात करें या वास्को डी गामा की बात करें, इन्होंने जहाज से यात्रा की 1492 में अमेरिका पहुंच गए और ये भारत आए, भारतीय मार्ग पहुंचे इन्होंने 1498। तो इन लोगों के लगभग 1000 वर्ष पूर्व, इनसे 1000 वर्ष पूर्व भी विशाल जलयानों का निर्माण हो चुका था। विशाल जलयानों का निर्माण हो चुका था। यानी ये जो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के बाद में जो उत्तरोत्तर काल है उस समय में विशाल जलयान है उनका निर्माण हो चुका था और इन जलयानों का निर्माण है वो समुद्री यात्राओं में किया जाता था। और हम अगर बात करें तो सिंधु घाटी सरस्वती जो सिंधु नदी है उसमें सिंधु नदी उसमें चलने वाले जो जलयान थे 6000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जो जलयान थे उनका उल्लेख हुआ है या उनका प्रमाण मिला है, विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है। सिंधु नदी में जो बड़े बड़े जलयान चलते थे उनका उल्लेख विद्वानों ने किया है, 6000 वर्ष पूर्व चलते थे। हम बात करें कि ये विकास भारत में नाविक शक्ति का विकास कैसे हुआ, तो भारत में नाविक शक्ति का विकास की हम बात करें तो इसमें आता है ये नाविक शक्ति। हम बात करते हैं शब्द नव। ये नव जो शब्द है वो संस्कृत का है, नव शब्द है वो संस्कृत का है और इसका जो अर्थ होता है, नव का अर्थ होता है जलयान। नव शब्द है, हम बात कर रहे हैं भारत में नाविक शक्ति, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति का विकास कैसे हुआ और कौन कौन से इससे नाविक या नाव से जलयान से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो लिखी गई। तो ये जो नव शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है जलयान। शाब्दिक अर्थ है जलयान। जलयान जो है जलयानो
जलियान की विद्या को नवगति कहा जाता है। इसको नवगति कहा जाता है जलियान की विद्या को। यहाँ की जो नव है, नव का जो पर्याय है, नव का पर्याय है नाव। नव का पर्याय है नाव। तो ये नाव जो है उर्दू का शब्द है। तो हम बात कर रहे हैं नाविक के बारे में। नव संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जलियान। जलियान की जो विद्या होती है उसको कहते हैं नवगति, उसको नवगति कहते हैं। और ये जो नव है, नव शब्द है, यानी संस्कृत का जो नव शब्द है उसका पर्याय होता है नाव। और नाव है वो उर्दू भाषा का शब्द है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं नेविगेशन। एक शब्द आता है नेविगेशन, नेविगेशन। और ये नेविगेशन है वो अंग्रेजी का शब्द है। नेविगेशन या नवगति, इसी को हम अंग्रेजी या हिंदी रूपांतरण इसका हो जाता है नवगति। और ये नाव से संबंधित है। तो इस तरह से नाविक शक्ति का विकास हुआ, यानी नव संस्कृत का शाब्दिक अर्थ जलियान, जलियान विद्या को नवगति कहा जाता है। और नव का क्या है नाव, जो उर्दू भाषा का शब्द है। नेविगेशन अंग्रेजी भाषा का है और इसको हिंदी में जो रूपांतरण होता है नवगति। हम कह चुके हैं कि भारत में जो जलियान है वो कोलंबस के जन्म से 1000 वर्ष पूर्व भी चलते थे। कोलंबस के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व कोलंबस जो भारत में नहीं आया, अमेरिका पहुंच गया था कोलंबस 1492 में। तो हम बात करें कोलंबस के जन्म से पहले भी विद्वान कहते हैं कि भारत में विशाल जलियान बनाए जाते थे। उत्खनन किया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता का, तो उसमें कुछ बंदरगाह निकले, कुछ ऐसे बंदरगाह थे जहां पर व्यापार संभव था। तो हम बात करते हैं सोपारा, सोपारा, लोथल, ये बंदरगाह थे, विशाल बंदरगाह थे। ऐसे जो है वो उत्खनन से ऐसे बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है जो शुद्ध शास्त्र प्रणाली पर आधारित थे। ये बंदरगाह थे शुद्ध शास्त्र प्रणाली पर आधारित। शुद्ध शास्त्र प्रणाली पर आधारित ये बंदरगाह बनाए गए थे। और यहाँ पर इन बंदरगाहों से मिस्र, मेसोपोटामिया आदि देशों के साथ, मिस्र, मेसोपोटामिया आदि जो देश है इनसे व्यापार करता था। तो इस तरह से कुछ बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है उत्खनन से। इसके अलावा भृगुकच्छ है, भृगुकच्छ, इस बंदरगाह का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरब सागर। तो अरब सागर है भारत के जो पश्चिम का जो जल क्षेत्र है, भारत के पश्चिम का जल क्षेत्र है, अरब सागर कहा जाता है उसको। और उस समय प्राचीन काल में ये अरब सागर है और अरब सागर को रत्नाकर कहा जाता था। अरब सागर को रत्नाकर कहा जाता था प्राचीन काल में। भारत के पश्चिम में है और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इस बंगाल की खाड़ी को महोदधी, महोदधी कहा जाता था। तो इस तरह से प्राचीन भारत में इनके नाम अलग मिलते हैं। रत्नाकर को मिलता है अरब सागर का नाम और बंगाल की खाड़ी का नाम महोदधी मिलता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में अनेक ऐसे मोहरे और पात्र मिले हैं, मोहरे व पात्र। इनमें जलियानों के चित्र मिलते हैं, जलियानों के चित्र अंकित हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो उत्खनन कार्य हुआ उसमें अनेक मोहरे और बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन पर जलियानों के चित्र अंकित
मिलते हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि शायद उस समय इन जिलेटिनों का प्रयोग किया जाता था। कुछ सांची और जो भरभूत है, सांची व भरभूत स्तूप है, सांची और भरभूत में मध्य प्रदेश में। यहाँ पे चप्पू शैली इस पर आधारित पोत है, पोत या जो नाम है उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पर भी नाम के साक्ष्य मिलते हैं। इस तरह से भारत में नारी शक्ति का विकास लगभग 6000 वर्ष पूर्व माना गया है। थैंक यू। वीडियो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम तो उसको शेयर करें, लाइक